आपका फिर से एमसीक्यूज़ लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम एक मोटिवेशनल क्योट के साथ आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। यानी अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो। किस्मत के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए, हमें अपना कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया है। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे पुराना संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है। अगर लिखित की बात करें तो कौन सा संविधान सबसे बड़ा है हमारे पास, भारत का है। और अगर हम बात करें कि सबसे पुराना की बात करें तो वो किन से देश का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास मौलिक अधिकार, फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब है कि न्यायपालिका संविधान के अलग होगी, संविधान से अलग निर्णय लेगी अपने, यानी संविधान के अंडर नहीं आएगी वो। इसके बाद निर्वाचन, जो राष्ट्रपति एवं उसके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे के सारे हमने क्या लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। ये क्वेश्चन बार बार आया, मौलिक अधिकार हमने किस संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी हमने किससे लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया ये भी हमने किससे लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का जो है पद वो भी हमने किससे लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो हमने इसका मतलब यूएसए से हमने ये चार चीज़ें देखी मेन कौन सी, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उसके ऊपर महाभियोग, और उपराष्ट्रपति। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एकल नागरिकता हमने किस देश के संविधान से ली है। तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अब एकल नागरिकता का मतलब ये है कि सिंगल सिटीजनशिप होगी, यानी जो नागरिकता है वो एक जगह से ही मिलेगी। यानी अमेरिका जो है उसके अंदर क्या है, अलग अलग सीनेट बने हुए हैं, अलग अलग उसमें स्टेट बने हुए हैं। तो अलग अलग से एक तो सेंटर की नागरिकता मिलती है उनको, केंद्र से मतलब पूरे देश के नाम से, और एक उनको किससे, जिस स्टेट में यानी प्रोविजंस में जिसमें रह रहे हैं उसकी नागरिकता। यानी दो वहाँ पर आधार कार्ड बनते हैं, जैसे अपने आधार कार्ड बनता है तो वो एक ही बनेगा। यानी हम जैसे राशन कार्ड बनाएंगे तो एक ही बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान का अलग राशन कार्ड बनवा लेंगे, हरियाणा का अलग बनवा लेंगे। हम जहाँ रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो यहीं से हमें नागरिकता मिलेगी, यहीं का हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट बनेगा, दो जगह से नहीं बनेगा। बट अमेरिका में दो जगह से होता है। इसका मतलब क्या, हमारे पास एकल नागरिकता जो हमने किस देश से लिए, ब्रिटेन से लिए। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। यानी संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना होता है वो प्रक्रिया, अनुच्छेद आपका जो 368 है उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और यह हमने किस संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और भी आगे हैं, रूस जो है हमारे पास, रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ऐसे हम बात करें जो कनाडा है, इससे क्या लिया हमने, इसमें संसदात्मक विशेषताएं होती हैं, या विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी ये, या राज्यपाल की नियुक्तियाँ वो हैं। तो हमारे पास बात करें मेनली तो एकल नागरिकता किससे लिए हमने, ब्रिटेन से लिए। और ब्रिटेन से अगर आ जाए आपके पास तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी यहीं से लिए और संसदात्मक प्रणाली भी यहीं से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो, एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने एक तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। दूसरा हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित करेंगे हम तो उसमें कौन कौन वोट डालेगा वो। तीसरा हमने राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, यानी जैसे कोई फेमस जैसे क्रिकेटर है कोई, या कोई फिल्म स्टार है, उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। यानी 12 सदस्य हम क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। तो वह प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है। यानी आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सी चीज़ें ली, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और संसद में सदस्यों का मनोनीत। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। जो प्रस्तावना थी मैंने आपको बताया था उद्देशिका, जिसको हमने 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और हम बात करें तो आगे चल के वो क्या बनी, हमारी प्रस्तावना बनी। अब उसकी बात करें तो उसकी भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान।
और इसमें यह भी बताया गया, साथ में ये भी लिया गया है कि केंद्र और राज्य जो है, सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच के अंदर जो शक्तियों का बंटवारा है वो भी हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया है। तो कनाडा के संविधान से हमने एक तो संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं का मतलब क्या है कि भारत एक संघ के रूप में काम करेगा, यानी सारे राज्य यूटी जितने भी वो एक संघ के रूप में काम करेगा। दूसरा हमारे पास अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, यानी जिन अगर कोई ऐसा शक्तियाँ हैं जिनका निवारण मतलब दो स्टेट के बीच में कोई भी दिक्कत है तो उनका निवारण कौन करेगा, केंद्र करेगा, यानी केंद्र के पास रहेंगी अवशिष्ट शक्तियाँ, फाइनल डिसीजन केंद्र लेगा। राज्यपाल की नियुक्ति, यानी स्टेट्स के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति हमने किसके संविधान से ली, कनाडा से। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा हमारे पास, उपरोक्त सभी। तो यानी सारे के सारे हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से लिए। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से हम देखें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान। तो ये हमने पहले भी बताया था, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में था एक संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और दूसरा मैंने ये भी बताया आपको कि अनुच्छेद कौन सा है, 368, एक ही अनुच्छेद है, इसको आप याद रख सकते हो कि अनुच्छेद 368 के बारे पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में शामिल 395 अनुच्छेदों में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद किस संविधान से लिए गए। 395 जो अनुच्छेद हैं इसमें लगभग जो 250 अनुच्छेद है, 250 अनुच्छेद, यानी लगभग 250 अनुच्छेद जो है हमारे पास वो हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए सबसे ज़्यादा। देखो मैंने अभी बताया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया था हमने, मौलिक अधिकार लिए थे, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली थी, या फिर हम बात करें निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का पद, उसका महाभियोग प्रक्रिया। ब्रिटेन से मैंने बताया आपको एकल नागरिकता बताई मैंने, मतलब गहरी नागरिकता। और मैंने क्या बताया था आपको, एक एकल नागरिकता के साथ संस्थात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया। और आयरलैंड जो है इससे हमने क्या बताया था कि नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करेगा, मतलब कोई भी मतलब मनोनीत करेगा सदस्यों को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि अनुच्छेद जो हमारे पास 395, इनमें सबसे ज़्यादा 250 जो अनुच्छेद हैं हमारे पास वो किस संविधान से लिए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 9, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में भारत के अंदर 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12। तो 4 अनुसूचियाँ नई जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उन अनुसूचियों के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस करेंगे हम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो यह प्रथम अनुसूची यानी जो फर्स्ट अनुसूची है उसके अंदर उल्लेख है कि 28 राज्य और 8 संघ जो शासित प्रदेश है उनका उल्लेख किया गया हमारे पास। ये जो हमारी दूसरी अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास किसका उल्लेख है, जो जितने भी पदाधिकारी हैं, यानी बात करें हम राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जितने भी बड़े, यानी या कैग की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करें, तो इन सब का जो वेतनमान है यानी भत्ता है या उनका पेंशन है वो उसका उल्लेख किया गया दूसरी अनुसूची। इसके बाद हम 11वीं और 12वीं पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची किसके बारे में है, पंचायती राज के बारे में है। और जो 12वीं अनुसूची है किसके बारे में है, ये शहरी मतलब स्थानीय जो शहर का जो शासन प्रशासन है वो कैसे चलेगा उसके बारे में है। इसके बाद तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, 28 राज्यों और उसके संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी एक संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, वो 69वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, यानी जितने भी कई अधिकारी, मैंने भी बताया आपको, वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है, वो दूसरी अनुसूची में हमारे पास, दूसरी अनुसूची में उसका, यानी उनको वेतनमान की बात करें तो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेखित है। तो तीसरी अनुसूची जो है, देखो पहली में तो मैंने क्या बताया, संघ और उसके मतलब संघ क्षेत्र, यानी हम बात करें राज्य और उसकी यूटीज, इस ये था हमारे पास। दूसरी अनुसूची में मैंने क्या बताया, उनका वेतनमान यानी पदाधिकारियों का वेतनमान। और जो हमारे पास बात करें तीसरी जो अनुसूची है, इसके अंदर क्या होगा, पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, यानी उनको शपथ के बारे में बताया गया कि कैसे शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में, यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं उनके अंदर जो है राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनसे, यानी बात करें हम जो हरियाणा है यहाँ से हमारे पास राज्यसभा कितने मेंबर जाते हैं, 5 मेंबर जाते हैं। ऐसे हम बात करें जैसे यूपी है सबसे ज़्यादा जाते हैं, कितने जाते हैं 31 जाते हैं, 31 जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस अनुसूची में दिया गया है, ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास अनुसूची है चौथी अनुसूची उसके अंदर दिया गया है। चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि जो संघ और संघीय क्षेत्र होंगे मतलब जो राज्य और राज्य क्षेत्र होंगे उनके अंदर क्या होगा हमारे पास प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया। 5वीं अनुसूची में हमारे पास अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है। ये किस अनुसूची में, 5वीं में, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में दिया गया हमारे पास 5वीं अनुसूची में। और ये जो है हमारे पास असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जनजातीय जो क्षेत्र था उनका प्रशासन का उल्लेख दिया गया कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये किसके अंदर दिया गया हमारे पास, 7वीं अनुसूची में। यानी विषय बनाए गए इसके ऊपर अलग अलग कौन से बनाए गए जैसे संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है हमारे पास, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। तो 7वीं अनुसूची में मैंने बताया आपको संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, समवर्ती। और एक यह भी याद कर लेना आप, संघ सूची में 98 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में 42 विषय हैं। इसमें विषय बढ़ा दिए थे, पहले इसमें 47 थे, इसमें कितने विषय बढ़ा दिए, 5 विषय बढ़ा दिए यानी 52 हो गए। और राज्य सूची के विषय जो थे 5 कम कर दिए हमारे पास, पहले इसमें कितने होते थे, 67 होते थे। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में कितने 62, इसमें कितने 52, इसमें कितने 58। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 1967 ईस्वी में कौन सी भाषा को शामिल किया गया। देखो जो भाषा की बात करें तो वो कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर किसका वर्णन है, भाषाओं का वर्णन है। और बात करें हम तो जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं होगी। तो कौन सी बढ़ी हैं वो देखते हैं, बात करते हैं। तो 1967 में शामिल की गई एक भाषा, कौन सी भाषा शामिल की गई, सिंधी भाषा शामिल की गई 1967 में। फिर आता हमारे पास ये भी शामिल की गई, ये 1967 में नहीं, ये जो तीनों बच गई हमारे पास ये कौन सी 1992 के अंदर शामिल की गई। तो बात करते हैं हम, इसकी एक ट्रिक भी बनती है, नमक, यानी आपको याद रह जाएगा नमक 1992, ये याद रखो आप। तो न से क्या बन जाएगा, नेपाली, मैं से क्या बन जाएगा, मणिपुरी, कैसे क्या बन जाएगा, कोंकणी। तो यानी नमक आपको 1992 में ऐड किया, यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सिंधी को 1967 में शामिल किया गया। तो हमारे पास कितनी 4 भाषाएं होगी और इसमें शामिल अभी 18 के अंदर। और बात करेंगे हम, यानी इसके बाद नेक्स्ट 2004 में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया। तो 2004 के अंदर जो 8वीं अनुसूची उसमें शामिल किया गया था इन सभी भाषाओं को, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। और कितनी भाषाएं होगी अब हमारे पास वर्तमान में, 22 भाषाएं होगी सॉरी तो कितनी भाषाएं होगी हमारे पास, 22 भाषाएं होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जो थी संविधान में 1951 में जोड़ी गई, 1951 के अंदर जोड़ी गई। और यही जो है हमारा पहला फर्स्ट संविधान संशोधन था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। और ये किस में जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और हम बात करें तो ये किससे संबंधित थी, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। यह बात करें हम तो ये किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो दल बदल, देखो द आ रहा है इसके अंदर और 10वीं द आ रहा है, यानी 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, दल बदल का उल्लेख है। यानी जैसे दल बदल का मतलब ये है कि कोई नेता किसी पार्टी से पहले जीतता था और दूसरी पार्टी में चला जाता था तो उस पर रोक लगा दी, यानी उसको उसके बारे में उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसमें देखो 11वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। ये चारों इंपॉर्टेंट है जो बाद में जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची हमारे पास और जो 10वीं अनुसूची हमारे पास, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। 11वीं और 12वीं के बारे में और पढ़ेंगे। 9वीं मैंने आपको बताया जस्ट अभी से पहले वाले क्वेश्चन में कि संविधान के 1951 के अंदर जोड़ी गई थी और ये भूमि सुधार से संबंधित थी, पहला संविधान संशोधन था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ेगी। तो 11वीं अनुसूची जोड़ेगी 73वें संविधान संशोधन के तहत। और इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर पंचायती राज के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, पंचायती राज के बारे में बताया गया, जो पंचायती राज उसके बारे में। और दूसरी बात, इसके अंदर कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में, इसके अंदर हमारे पास 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसको आपको याद रखना, कैसे याद रखोगे, 11 किसका जोड़ करने पर 11 आएगा, 9 और 2 यानी 11। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं।
और जो 12वीं अनुसूची हमारे पास, इसकी बात करें तो जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, ये हमारे पास स्थानीय जो शहरी स्थानीय स्वशासन उसके बारे में संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है इसके भी कई बार विषय पूछे गए हैं। इसके अंदर कितने विषय हैं, 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची में कितने विषय, मैंने अभी आपको बताया 18 विषय हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए रियासती मंत्रालय का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी जो रियासत हैं उनके बारे में उनको सभी को एकत्रित करना भारत के अंदर, तो इसका एक रियासती मंत्रालय बनाया था और इसके तहत किया गया था, सभी को एकत्रित किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को शामिल किया गया। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत जो है इसको शामिल किया गया था। इसको जनमत संग्रह यानी वोटिंग के आधार पर किया गया था, इन लोगों ने कहा उसके आधार पर। जो हैदराबाद रियासत है इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया था, पुलिस प्रशासन, और उसको जाना जाता है पोलो ऑपरेशन। यह भी याद रखना आप, पोलो ऑपरेशन के तहत किस रियासत को मिलाया था, हैदराबाद रियासत को। यानी पुलिस प्रशासन या पोलो ऑपरेशन के तहत किस रियासत को शामिल किया गया, हैदराबाद रियासत। और हम बात करें जम्मू कश्मीर रियासत, यह किसके ऊपर हुई थी, यह विलय पत्र के हिसाब से हुई थी। यानी एक राजा था वहाँ पर, उसके अनुसार विलय पत्र हस्ताक्षर हुआ था, उसके अनुसार हुई थी। इसीलिए जम्मू कश्मीर में पहले स्पेशल स्पेशल प्रोविजंस होते थे, यानी बहुत सारे रूल्स उसके वहाँ पर लागू नहीं होते थे। तो वो इसीलिए नहीं होते थे क्योंकि विलय पत्र के हिसाब से। अब धारा 370 इसका उल्लेख किसमें था, धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 में इसका उल्लेख था, अब वो हटा दी गई, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। यानी अब जम्मू कश्मीर में वही रूल लागू होंगे जो पूरे भारत में लागू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाग 1 में किसका वर्णन है। जो भाग 1 है, मैंने पहले बताया था आपको, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हम बात करें तो इसके अंदर किसका उल्लेख है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार हम बात करें भाग 3, ये नीति निर्देशक तत्व था, पूरा नहीं लिखा गया, ये हमारे पास कौन से भाग में आ जाएगा, नेक्स्ट जो भाग बच गया हमारे पास 4। अब इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई थी। तो आपातकाल की जो शक्तियां हैं हम बात करें तो वो किसके संविधान से ली गई थी, हमारे पास जर्मनी के संविधान से ली गई थी। तो जर्मनी के संविधान से हमने यही एक चीज़ ली है कि आपातकाल परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल की दौरान क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।